दानियाल से अब और सब्र नहीं हो रहा था तो वो जवार को फोर्स करके अस्पताल ले आया और अभी वो उस कमरे की तरफ ही जा रहा था जहां उसकी मां पिछले 10 सालों से रह रही थी। अपने कांपते हाथों के साथ दानियाल ने कमरे का दरवाज़ा खोला। आज 10 सालों बाद वो अपनी मां को देखने वाला था, वो मां जिसे वो मरा हुआ तस्वुर कर चुके थे। दानियाल ने दरवाजे को खोला और अंदर दाखिल हुआ। सामने ज़ैनब बेगम लेटी हुई थी। लड़खड़ाते कदमों के साथ दानियाल आगे बढ़ा और अपने कांपते हाथ उनके पैरों पर रख दिए और अपना सर पैरों पर झुका दिया। ज़ैनब बेगम, जिनकी अभी आंख ही लगी थी, दानियाल के इस तरह करने से वो उठ गईं। बेटे, ये कौन है? ज़ैनब बेगम ने जवार से पूछा। तभी दानियाल ने अपना सर उठाया। मामा, और इतना ही वो बोला था कि उसकी आवाज़ में रुकावट थी जिसे कितने ही आंसुओं ने रोक रखा था। मेरा बच्चा दानियाल। ज़ैनब बेगम ने जब उसके अल्फाज सुने तो बेसाख्ता पुकार उठी। दानियाल से और सब्र ना हुआ और रोते हुए ज़ैनब बेगम के गले लग गया। दोनों माँ बेटे रोते ही जा रहे थे। पास खड़े जवार की आंखें भी नम थीं। जवार, ये मेरा बेटा है दानियाल, मेरा दानी, मेरी जान, मेरा जिगर का टुकड़ा। ज़ैनब बेगम दानियाल के हाथ मुंह चूमते हुए बोली। दानियाल ने दोबारा से अपनी माँ को गले से लगा दिया। आपको पता है मैंने कितना ज़्यादा याद किया आपको। रात को सोते वक्त आपका वो प्यार भरा लम्स नहीं होता था। जब कोई डांटता तो मेरी माँ बचाने के लिए नहीं होती थी, ना कोई मेरी गलतियों को अपने ऊपर लेने वाला था। दानियाल बिल्कुल बच्चों की तरह बोले जा रहा था। काफ़ी देर वो दोनों आपस में बातें करते रहे। जवार, बेटे, अनाया को कब लाओगे? ज़ैनब बेगम ने आंसू साफ करते हुए कहा। बहुत जल्द लाऊंगा। अब आप आराम करें, हमें जाना होगा। जवार उन्हें लिटाते हुए बोला। मैं वादा करता हूँ मामा, मैं बहुत जल्द आपको अपने घर ले जाऊंगा। दानियाल ज़ैनब बेगम के माथे पर बोसा देते हुए बोला। फिर दोनों ज़ैनब बेगम को लिटाकर बाहर आ गए। दानियाल, क्या तुम अपना घर लेने वाले हो? जवार ने गाड़ी में बैठते हुए पूछा। हाँ, बहुत जल्द मैं अपना घर ले लूँगा, क्योंकि गांव से रोज़ शहर आना बहुत मुश्किल होता है, दानियाल ने जवाब दिया। अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ खाने के लिए चाहिए? सलमा बेगम ने अनाया को किचन में देखा तो पूछ बैठी, क्योंकि वो आज तक किचन में आई ही नहीं थी। बिल्कुल नहीं, आपको क्या लगता है मैं सिर्फ खाती ही हूँ? बल्कि आज मैं आप सब लोगों के लिए बिरयानी बनाऊंगी। आखिर मैं इस हवेली की बहू हूँ, कुछ फर्ज तो है ना मेरे। अनाया जानबूझकर ऊंचा बोल रही थी ताकि बाहर बैठी सादिया बेगम और जुनैरा बेगम सुन ले। हाँ ठीक है बेटा, बना लो जो बनाना है, वैसे भी रात का खाना बन रहा है, तुम भी अपना शौक पूरा कर लो, सलमा बेगम ने हंसते हुए कहा। आप हंस रही हैं, आपको नहीं पता मैं कितनी अच्छी कुकिंग करती हूँ। आप बाहर जाएं, आज मैं बिरयानी बनाऊंगी। अनाया ने सलमा बेगम को बाहर भेजा और खुद अकेली किचन में खड़ी हो गई। बोल तो दिया मैंने, अब बनाऊंगी कैसे? मुझे तो कुछ बिरयानी क्या, चाय भी ढंग की बनानी नहीं आती। चलो कोशिश करती हूँ। अनाया ने अपने मोबाइल से रेसिपी देखने लगी। जैसे जैसे वीडियो में था वो वैसा वैसा करने लगी। अकेली किचन में वो पागल हुई पड़ी थी। जवार अभी चेंज करके नीचे आया। वो ज़्यादातर घर में शलवार कमीज़ ही पहनता था। अभी भी वो वाइट शलवार कमीज़ में मलबूस था। माँ जी, ये अनाया कहाँ है? नज़र नहीं आ रही। जवार कफ को फोल्ड करते सलमा बेगम के पास आया। तुम्हारी बीवी आज किचन में बिरयानी बना रही है और हम सबको उसने बाहर निकाल दिया है। पता नहीं कैसे बना रही होगी। मुझे तो डर लग रहा है कहीं कुछ अपने ऊपर ही ना गिरा ले। सलमा बेगम परेशानी से बोली। अच्छा वाह, ये करिश्मा कब हुआ? चले मैं देखता हूँ। जवार किचन की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो किचन में दाखिल हुआ, अनाया चूल्हे के पास खड़ी चम्मच हिला रही थी। आधे बाल जूड़े में से निकलकर इधर उधर बिखरे हुए थे। वो बिल्कुल घरेलू बीवी लग रही थी। जवार मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। क्या बना रही हो? जवार ने उसके कान के पास आकर कहा तो अनाया डर गई। हद है जवार, डरा दिया मुझे, दूर हो। अनाया ने उसे पीछे करते हुए कहा। अच्छा, बना क्या रही हो? जवार शेल्फ के साथ लगकर खड़ा हो गया। बिरयानी बना रही हूँ, और वो भी लाइफ में पहली बार। अनाया मुस्कुराते हुए बोली। वाह, बड़ी बात है। वैसे मेरी बेगम के दिमाग में अचानक कुकिंग का ख्याल कैसे आया? जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरी बीवी तो एक नंबर की कामचोर है। जवार अनाया को छेड़ रहा था। ओह हेलो, मैं कोई कामचोर नहीं हूँ। बाय द वे, मुझे कुकिंग आती है, अनाया चावल डालते हुए बोली। ये तो आज प्रूव हो ही जाएगा, जवार मुस्कुरा कर बोला। अनाया जवाब देने ही वाली थी कि आमना अंदर आ गई। अनाया बिलाखिर बिरयानी को दम पर रखकर बाहर आई। दानियाल भाई, सुबह के आए हो, आपको मुझसे मिलने की फुर्सत ही नहीं मिली। अनाया मुंह बनाकर दानियाल के पास आई, जो कि उस वक्त जवार के साथ बैठा कुछ बात कर रहा था। आई एम सॉरी मेरी गुड़िया, मैं आते ही मसरूफ़ हो गया था, अभी वापस आया हूँ। कैसी है मेरी प्रिंसेस? दानियाल अनाया को गले लगाते हुए बोला।
उसकी एक आंख से आंसू निकला। उसे ज़ैनब बेगम के साथ बिताए पल याद आने लगे। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, वैसे आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? अनाया ने सवालिया नज़रों से पूछा। दानियाल ने उसके सवाल पर एक दफ़ा जवार को देखा। तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं हैदर और हानिया का निकाह पर ना आता तो क्या ये दोनों मुझे जिंदा छोड़ देते? दानियाल मासूम शक्ल बनाकर बोला और सोफे पर बैठ गया। हाँ, ये तो बिल्कुल सच बोला। अनाया भी दानियाल के पास बैठ गई और बातें करने लगी। जवार एक तरफ बैठा अपने मोबाइल पर कुछ देख रहा था। उफ, मैं तो भूल गई, मेरे चावल। अनाया भागकर किचन की तरफ गई। चावल? कौन से चावल? दानियाल हैरानगी से बोला। तुम्हारी बहन आज बिरयानी बना रही है, बहुत एक्साइटेड है, पिछले 2 घंटे से किचन में लगी हुई है। जवार स्क्रीन पर उंगलियां चलाते हुए बोला। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे देखा, अनाया बहुत बदल गई है। अब तो बदतमीजी भी नहीं करती और ना ही कोई पंगा लेती है। जब आई तब वाली अनाया और अब वाली अनाया में बहुत फ़र्क दिख रहा है। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ, दानियाल मुस्कुराते हुए बोला। हाँ, बदल गई है, या शायद वो वैसी कभी थी ही नहीं। अकेली रही थी ना, माँ बाप का प्यार, ऊपर से सादिया आंटी जैसी औरत। बहादुर है कि इतने साल वहाँ रही, जवार सोचते हुए बोला। हाँ, मेरे पास भी माँ बाप नहीं थे, पर मेरे पास दादा दादी सलमा ताई जैसी माँ मौजूद थी। वो मुझे इतना ज़्यादा फील नहीं होता था सब कुछ, पर मेरी बहन ने बहुत दुख देखे हैं। वो बताती नहीं, पर मैं जानता हूँ वो अंदर से अभी भी वही 10 साला अनाया है। मेरी तो यही दुआ है, अल्लाह उसे कभी कोई दुख ना दे, सारी की सारी खुशियाँ उसकी झोली में डाल दे। दानियाल अपनी आंख से आंसू साफ करते हुए बोला। आमीन, जवार ने ज़ेरे लब कहा। सब लोग रात का खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। आज हमारी बहू ने पहली बार बिरयानी बनाई है। सलमा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। माशाअल्लाह, लाओ पहले मुझे खिलाओ, मैं भी तो देखूं मेरी पोती ने कैसी बनाई है। दादी जी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं देती हूँ। अनाया ने उठकर सर्व किया और फिर आकर जवार के पास बैठ गई। वैसे बेगम, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे शोहर को भी हक है अपनी बीवी के हाथ की बिरयानी खाने का? जवार अनाया के कान के पास आकर बोला। ओके शोहर जी, देती हूँ। अनाया मुस्कुराहट दबाते हुए बोली और चावल जवार की प्लेट में डालने लगी। सभी ने खाना शुरू किया। माशाअल्लाह, मुझे यकीन नहीं आ रहा, अनाया पहली बार में इतनी अच्छी बिरयानी बना चुकी है। बहुत लजीज बनी है। इधर आओ। दादी जान ने खाते ही तारीफ शुरू कर दी। अनाया उठकर उनके पास चली गई। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, दादी जान ने अनाया का माथा चूमते हुए कहा। अनाया मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर आकर बैठ गई। वैसे मेरा तो दिल कर रहा है बनाने वाली का हाथ चूम लूं। जवार ने नीचे से अनाया के हाथ पकड़कर उसके कान में कहा, जिस पर अनाया ने उसे आंखें दिखाई और अपना हाथ छुड़वाया। भाभी बहुत ही लजीज बनी है। किससे सीखी बनानी? आपके हाथ में बहुत जायका है। मैं तो अब रोज़ ही कुछ फरमाइश करूँगा, हैदर खाते हुए बोला। मैंने सीखी नहीं है, पर हाँ, मामा के हाथ में भी बहुत जायका था। शायद उन्हीं से मेरे भी हाथ में आ गया है। अनाया के होंठों पर अफसुर्दा सी मुस्कुराहट थी। ज़ैनब बेगम के जिक्र पर सभी ने हाथ रोक दिए। हाँ, मामा बहुत मज़े का खाना बनाती थी और मैं केक तो बहुत ही ज़्यादा बनवाता था। दानियाल भी बोला। मनाल ने उसके हाथ पर हाथ रखा। दानियाल ने अफसुर्दा निगाहों से मनाल की तरफ देखा। लो जी, उस मनहूस का जिक्र करके खाने का मज़ा ही ख़राब कर दिया। जुनैरा बेगम नहूसत ज़रा अंदाज में बोली। अनाया कुछ बोलने वाली थी कि जवार ने उसे रोक दिया। माफ़ कीजिएगा फुफ्फो, पर अब मेरी माँ के बारे में एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं करूँगा मैं, और ये आखिरी वार्निंग है। बार बार एक ही बात नहीं सुनी जाती। दानियाल टेबल से उठते हुए बोला और गुस्से में अपने कमरे की तरफ चल दिया। मनाल भी उसके पीछे भागी। हद हो गई है, अब ये छटांग भर के बच्चे मुझे धमकी देंगे। अम्मा बता रही हूँ, मैं अब नहीं आऊँगी यहाँ पर। मेरा आना तो किसी को बर्दाश्त ही नहीं। जा रही हूँ मैं। चल उठ जुनिया, घर चलें। जुनैरा बेगम झूठे आंसू निकालते हुए बोली। बस कर बैठ जा, ऐसा भी क्या बोल दिया उस बेचारे ने? तू तो हमेशा ही उसकी माँ के पीछे पड़ी रहती है, और कौन सा बच्चा अपनी माँ के खिलाफ ऐसी बातें सुन सकता है? दादी जान ने भी जुनैरा बेगम को सुना दी। आपका मतलब है मैं यहाँ आऊँ ही ना? बस बहुत हो गया, अब मैं जा रही हूँ, कर लेना निकाह मेरे बगैर ही। जुनैरा बेगम बाहर को जाने लगी। मुझे पता था फुफ्फो, मेरा निकाह आसानी से नहीं होने देंगी ये, अपना कोई ना कोई ड्रामा ज़रूर करेंगी। हैदर पास बैठी आमना के कान में बोला। बस करो भाई, आमना ने टोका। फुफ्फो रुकें, यहाँ किसी ने आपकी कोई बेइज्जती नहीं की। दानियाल को वैसे ही गुस्सा आ गया। आप अंदर चलें, आपके बगैर भला ये निकाह हो सकता है? जब तक हमारी प्यारी सी फुफ्फो नहीं होंगी, मज़ा कैसे आएगा? जवार जुनिया बेगम को बहला फुसला कर अंदर ले आया। तुम बोल रहे हो तो मैं अंदर आ रही हूँ। जुनैरा बेगम अंदर आ गई। अनाया कुछ खाए पिए बगैर अपने कमरे में आ गई। बाकी सब ने भी खाना खाया और उठकर कमरों में चले गए।
देखा कैसे मैंने अनाया की खुशी पर पानी फेरा। बकवास सी बिरयानी बनाकर बड़ी खुश हो रही थी। जुनैरा बेगम ने मुस्कुराते हुए जूनिया से कहा, हाँ बहुत मज़ा आया, पर अभी मुझे उसकी खुशी छीननी है जो उसे सबसे ज़्यादा अहम है। उसकी मैं जो वो हर वक्त करती रहती है। मैं उसे वहाँ पर मारूंगी जहाँ उसे सारी ज़िंदगी दर्द होगा। उसके किरदार की धज्जियां न बखेर दी तो मेरा नाम भी जूनिया नहीं, और उसके किरदार पर उंगली उठाने वाला पहला शख्स उसका अपना शोहर जवार होगा। जूनिया के होंठों पर मुस्कुराहट थी। तुमने कुछ किया और मुझे नहीं बताया? जुनैरा बेगम जूनिया को खींचते हुए बोली, अभी काम हो रहा है, बहुत जल्द आपको इसका नतीजा दिखाऊंगी। जूनिया मुस्कुराते हुए बोली। उसकी मुस्कुराहट में सब खत्म कर देने वाला जहर था। हाँ भाई, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। जवार कमरे में जाने वाला था कि राहील आ गया। हाँ क्या बात है? जवार उसकी तरफ मुंह करके बोला। मुझे केस के मुतालिक बात करनी है, राहील ने आहिस्ता आवाज़ में कहा। चलो। जवार राहील के साथ दानियाल के कमरे में आ गया। उस वक्त वो सब बेड पर बैठे हुए थे। बाकी सब तो ठीक है, पर इस रिपोर्ट के मुताबिक मरीज़ के पास सिर्फ 2 महीने हैं। उसका इलाज अब नहीं हो सकता। कैंसर बिल्कुल आखिरी स्टेज पर है। जहाँ तक मुझे समझ आया है, ये मर्ज पिछले 6 महीने में बड़ी तेज़ी से मरीज़ की सारी बॉडी में फैल गया है। मेरा नहीं ख्याल अब वो बच पाए। राहील ने सारी कंडीशन बताई। जवार ने अपना सर अपने हाथों पर गिरा लिया। दानियाल की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए। मनाल पास बैठी उसे हौसला दे रही थी। आप लोग तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे वो कोई आपका अपना है। भाई प्लीज़ मुझे बताएं, ये रिपोर्ट्स किसकी हैं? जो कॉपी आपने मुझे दी थी वहाँ नाम भी नहीं लिखा था। राहील बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था। वो रिपोर्ट ज़ैनब चची की हैं। जवार ने सारी बात बता दी, जिसे सुनने के बाद राहील शॉक में चला गया। मैं अभी अपने दोस्त से बात करता हूँ, कोई ना कोई तो हल निकल ही आएगा। राहील अपनी जगह से उठकर बाहर को निकल गया। तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। जवार दानियाल को बोलकर बाहर निकल आया और अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। अनाया कल ही की तरह अपने नॉवल में गुम थी। जवार कमरे के अंदर आया। अनाया, जावेद सर का मैसेज आया था, वो बोल रहे हैं जल्दी काम पूरा करो, और अहम खबर ये है कि जलाल मुल्क से भागने की तैयारी में है, तो हमें जो भी करना होगा जल्द अज जल्द करना होगा। जवार अनाया के पास बैठकर बोला। तो अब क्या करना है? अनाया नॉवल रखकर सीधी होकर बैठ गई। वही जो तुम्हारा प्लान था, ये लो बात करो। जवार ने अनाया के फ़ोन से जलाल को कॉल मिला कर दी। हेलो। कौन? कॉल उठाते ही जलाल बोला, मैं अनाया बात कर रही हूँ। फ़ोन स्पीकर पर था। वो जल्दी से उठी और कॉल ट्रेसर ले आई और अब उसे कनेक्ट करके लोकेशन देखने लगी। ज़हे नसीब, आपको हमारी याद कैसे आ गई? आगे से खुशी से भरपूर आवाज़ उभरी। जब सच्चे आशिकों की पहचान हो जाए तो उन्हें याद करना ही बेहतर होता है। अनाया ने अभी अभी नॉवल से पढ़ा डायलॉग मारा। जवार खामोश बैठा सब सुन रहा था। वाह बड़ी बात है। अब क्या तुम्हें वो तुम्हारा 2 कौड़ी का शोर अच्छा नहीं लगता? जलाल हंसते हुए बोला। अनाया को एकदम गुस्सा आया। वो तो एक नंबर का डरपोक इंसान है, और अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब उसके साथ नहीं रहूंगी। अनाया साथ साथ कीबोर्ड पर उंगलियां चला रही थी। तो किसके साथ रहना है? जलाल बोला। क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? अनाया ने जब देखा कि कॉल ट्रेस हो चुकी है तो वो अपनी आखिरी बात पर आई। हाँ बिल्कुल मेरी जान, बोलो कहाँ मिलना है? जलाल बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वो मैं बता दूंगी, ओके बाय। इससे पहले कि जवार को गुस्सा आता, अनाया ने जल्दी जल्दी कॉल बंद कर दी। लो, कॉल तो ट्रेस हो गई, ये तो अभी भी अपने घर पर है। अनाया ने स्क्रीन जवार के सामने की। मतलब वो अभी अपने घर से भागा नहीं, और हो ना हो कुछ तो बहुत बुरा काम ये अपने घर में ही कर रहा है, वरना इस जैसे लोग ऐसी जगह पर कभी ना रहें जहाँ उनको इतना ज़्यादा खतरा हो। जवार कुछ सोचते हुए बोला। एक दफ़ा ये निकाह हो जाए फिर इसका काम ख़त्म करेंगे। अनाया चीज़ें समेटते हुए बोली। तुमने खाना खाया? जवार ने मौजू को बदल दिया। नहीं, फुफ्फो जी की बातों से ही पेट भर गया था। अनाया ने फुफ्फो जी पर जोर देते हुए कहा। तुम्हें पता तो है वो ऐसी ही है, तो क्यों गुस्सा करती हो? जवार उठकर अनाया के पास आकर खड़ा हुआ। ऐसी ही हैं, मतलब उनका जब दिल चाहे जो दिल करे बोलती रहें, और मैं और भाई मुंह नीचे करके सुनते रहें। अगर मुझे ना रोकते तो आज मैं कुछ ना कुछ कर ही देती। अनाया अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोली। इधर देखो अनाया, तुम मुझे बताओ, क्या किसी के कुछ भी बोलने से तुम्हारी मामा गलत हो जाएंगी? जवार ने अनाया का हाथ अपने हाथों में लिया। बिल्कुल नहीं, पर इसका मतलब ये भी तो नहीं कि कोई कुछ भी बोले और मैं खामोश रहूं। अनाया अभी भी अपने पॉइंट पर अड़ी हुई थी। फाइन, मत मानो मेरी बात, इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। चलो मेरे साथ कुछ खाते हैं। जवार अनाया को लिए नीचे किचन में आ गया। बताओ क्या खाओगी? जवार ने अनाया को पास रखी कुर्सी पर बिठाया।
कुछ नहीं, अनाया अपना चेहरा नीचे करते हुए बोली। बिल्कुल नहीं, मैं अपनी बेगम को ऐसे कैसे भूखे पेट सोने दूंगा। जवार अनाया के गाल खींचते हुए बोला। चलो मैं तुम्हें अपने हाथ से बनाकर नूडल्स खिलाता हूँ। जवार चीजें निकालने लगा। तुम्हें कुकिंग आती है? अनाया उसके पास आ खड़ी हुई। तुमने अपने शोहर को बहुत हल्का लिया हुआ है। तुम्हें पता है जब मैं ट्रेनिंग में था तो जब हम दोस्त थक जाते थे फिर मैं ये नूडल्स और अपनी जादू वाली चाय बनाता था। मेरी ये दोनों चीज़ें बहुत मशहूर थीं। जवार मुस्कुराते हुए बता रहा था और साथ साथ चीज़ें भी काट रहा था। वाह, तुम तो काफ़ी सुघड़ हो और मुझे तो अंडा भी ढंग से नहीं बनाना आता। कोई सिखाने वाला ही नहीं था। मैंने सारी ज़िंदगी बस ताने ही सुने। पता नहीं आज कैसे अच्छी बन गई बिरयानी। अनाया उदास हो गई। मेरी जान प्लीज़ सैड मत हुआ करो। जिंदगी में अगर सब कुछ मिल जाए तो इस जिंदगी का मज़ा ही क्या। जवार ने अनाया के बाल पीछे की तरफ। इससे पहले कि वो आगे कुछ करता अनाया ने उसे पीछे धकेल दिया। एक बात बताओ, मेरे करीब आने से तुम्हारी ये हार्ट बीट क्यों इतनी तेज़ हो जाती है? जवार चीज़ें पैन में डालकर बोला। क्या हार्ट बीट? नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं। अनाया अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली। बोला था ना हो जाएगा, लगता है हो गया। जवार अनाया के कान के करीब आकर बोला। अनाया की हार्ट बीट मिस हुई। क्या अनाया इतना ही बोल पाई? जवार मुस्कुराया। नूडल्स बन गए हैं, आओ खाते हैं। जवार ने नूडल्स प्लेट में निकालते हुए कहा। फिर दोनों ने बैठकर नूडल्स खाए। जवार मुसलसल उसे देखे जा रहा था और अनाया कंफ्यूज हुए जा रही थी। अनाया यार जल्दी करो, सब इंतज़ार कर रहे हैं। मेरी घड़ी नहीं मिल रही। जवार ज़ोर से बोलता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। हाँ हो गई हूँ, बस 2 मिनट। अनाया काजल लगाते हुए बोली। ब्यूटीफुल। जवार ने उसे जब देखा तो बेख्तियार उसके मुंह से निकला। अनाया ने वहीं जवार की पसंद वाली साड़ी पहनी हुई थी। ब्लैक कलर की साड़ी के ऊपर गोल्डन काम, हल्के से मेकअप में बालों का जूड़ा किए हुए, हाई हील पहने वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। क्या कहा? अनाया को सुनाई नहीं दिया तो वो ब्रश रखते हुए बोली। क्या कहा? अनाया को सुनाई नहीं दिया तो वो ब्रश रखते हुए बोली। कुछ नहीं, वो मेरी गाड़ी मतलब मेरी घड़ी नहीं मिल रही। जवार ने जल्दी से नज़रें हटा ली और यहाँ वहाँ देखने लगा। मैं देती हूँ। अनाया ने साइड टेबल के निचले दराज से निकाल कर दी। जवार ने पहन ली। चलें? अनाया पर्स पकड़ते हुए बोली। रुको, तुमने ज्वेलरी नहीं पहनी? जवार ने टोका। हाँ पता नहीं मैंने कहाँ रख दी, मिल नहीं रही। कोई बात नहीं, ऐसे ही ठीक है। अनाया मुस्कुराते हुए बोली। नहीं तुम रुको। जवार ने उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा किया और खुद कबर्ड में कुछ लेने चला गया। अनाया वहीं खड़ी इंतज़ार करने लगी। जवार के हाथ में एक डब्बा था, वो उसे लिए अनाया की ओर बढ़ा। क्या है ये? अनाया ने बेख्तियार पूछा। तुम्हारे लिए गिफ्ट है। जवार ने उस डब्बे को खोलते हुए कहा। जैसे उसने डब्बा खोला उसमें बहुत प्यारा लॉकेट था जिस पर अनाया जवार लिखा हुआ था और उसके साथ टॉप्स भी थे। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। अनाया ने उसे अपने हाथ में ले लिया। तुम्हें अच्छा लगा? लाओ मैं पहनाता हूँ। जवार ने उसके हाथ से लॉकेट ले लिया और अनाया के पीछे खड़ा होकर पहनाने लगा। वो उसके बहुत करीब खड़ा था। अनाया का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। जवार ने लॉकेट की हुक लगाई। थैंक यू। अनाया शीशे में देखते हुए बोली। मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। जवार ने बेख्तियार उसे पीछे से हक कर लिया और अपना सर उसकी गर्दन पर झुकाकर उसे महसूस करने लगा। जवार प्लीज़। अनाया ने अपना आप छुड़वाकर उसे पीछे धकेला। जवार को उस सब की उम्मीद नहीं थी। ये तुम क्या कर रहे हो? अनाया गुस्से से चिल्लाई। शायद अपने अंदर की फीलिंग से भाग रही थी वो। जवार शॉक में था। अनाया ने पहले कभी ऐसा रिएक्ट नहीं किया था। उसे अनाया का इस तरीके से धकेलना बहुत बुरा लगा। सॉरी। जवार ने इतना ही बोला और गुस्से से बाहर निकल गया। अनाया अपना सर पकड़कर बैठ गई। ये क्या हो गया था मुझे? मैंने ऐसे क्यों रिएक्ट किया? उफ, वो क्या सोच रहा होगा? अनाया बेड पर परेशान बैठी हुई थी। भाभी चलो, मम्मा बुला रही हैं। सारे मेहमान आ चुके हैं। आमना अंदर आई और अनाया का हाथ पकड़कर बाहर ले गई। फंक्शन बाहर गार्डन में अरेंज किया गया था। पार्लर वाली हानि को तैयार करके जा चुकी थी। सभी बड़े बाहर गार्डन में मेहमानों के पास मौजूद थे। अनाया भी आमना के साथ वहां आ गई। गार्डन को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। हैदर ने वाइट शलवार कमीज़ के ऊपर वाइट वेस्टकोट पहनी हुई थी और वो बहुत प्यारा लग रहा था। जवार हैदर के पास खड़ा बातें कर रहा था। भाई कसम से बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाने वाला हूँ। हैदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में था। होता है मेरे भाई, सबको होता है। तू निकाह करने जा रहा है और बेटे ये कोई मजाक नहीं। तुम एक लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने वाले हो जो तुम्हारी हर चीज़ में हकदार होगी। खुशी हो या गमी हो, तुम्हारे शाना बशाना चलेगी। जवार हैदर को प्यार से समझाने लगा।
और तुम्हें उसका खुद से ज़्यादा पहले ख्याल रखना होगा, उसे खुद से ज़्यादा प्यार करना होगा, समझे गधे। दानियाल मिनाल के साथ उन दोनों के करीब आ गया। आमना अनाया को लेकर उन सब के पास ही आ गई। अनाया ने जवार की तरफ देखा पर जवार उसे मुकम्मल इग्नोर कर रहा था। क्या हुआ भाई, इतने परेशान क्यों हैं? आमना ने हैदर को देखा जो कि कुर्सी पर बैठा बोतल पर बोतल पी रहा था। अच्छा, आपके लिए कुछ है, ये देखें। आमना ने मोबाइल निकाला और हैदर के साथ वाली कुर्सी पर बैठकर दिखाने लगी। मोबाइल में हानिया की तस्वीर थी। वो दुल्हन बनी बहुत प्यारी लग रही थी। हैदर ने मोबाइल अपने हाथ में ले लिया। बस भाई इतना ही, अगर दादो को पता चल गया ना कि मैंने आपको तस्वीरें दिखाई हैं तो कसम से वो मेरी जान निकाल देंगी। आमना मोबाइल खींचते हुए बोली। तुम मेरी बहन हो यार, दिखाओ इधर। क्या भाई आप भी ना, आज तो बख्श दो। हैदर मुंह फुलाकर बैठ गया। अनाया बात सुनो मेरी। मनाल वहाँ से निकलती हुई आमना और मनाल के पास आई। जी क्या हुआ? अनाया साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए बोली। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। हानिया ने अंदर रो रो के बुरा हाल किया हुआ है, चलो मेरे साथ। मनाल उसे लिए वहाँ से निकल गई। जवार पानी पीता उन्हें ही देख रहा था। उसे कुछ चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। उफ हानी, क्या हो गया है? चुप कर जाओ, कब से तुम्हें चुप करवाने में लगे हैं और मेकअप भी खराब हो गया। अनाया तंग आकर बोली। वो तीनों कब से उसे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। तुम सब नहीं जानते मैं कितनी उदास हूँ। आज मेरा निकाह है, मैं सबके लिए पराई हो जाऊंगी। हानी ने रोते हुए कहा। तुम पागल हो? निकाह ही है, रुखसती नहीं जो नदियाँ बहा रही हो। तुमने रो रो के अपना सारा मेकअप खराब कर लिया है, बिल्कुल चुड़ैल दिख रही हो। मनाल डांटते हुए बोली। क्या चुड़ैल? ना कर यार, पीछे हो। हानी ने आमना को धक्का देकर पीछे किया और कुछ शीशे के सामने खड़ी हो गई। मेरा, या अल्लाह, मेरा मेकअप, अब तो मैं बहुत बुरी दिख रही हूँ। वो हैदर का बच्चा मेरा मजाक उड़ाएगा। हानी एक दफ़ा फिर रोने की फॉर्म में आ गई। खबरदार जो एक भी आंसू बहाया। चुप, मैं मेकअप ठीक करने लगी हूँ। अनाया उसे डांटते हुए बोली और मेकअप ठीक करने लगी। हानी अब मत रोना वरना तुम्हारी तस्वीरें बहुत बुरी आएंगी, फिर तुम अपने बच्चों को क्या दिखाओगी। लो देख लो अपनी चुड़ैल अम्मा। आमना ने हंसते हुए कहा तो सबकी हंसी निकल गई। 10-15 मिनट के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। निकाह पढ़ाने के लिए मौलवी साहब को हमदान साहब के साथ राहील, जवार और दानियाल अंदर लाए। अनाया ने सुर्ख दुपट्टा हानिया के ऊपर उड़ा दिया। सामने कुर्सी पर मौलवी साहब बैठ गए। हानिया की एक तरफ हमदान साहब तो दूसरी तरफ राहील बैठ गया। राबिया बेगम पास खड़ी थी। मौलवी साहब ने निकाह शुरू किया। हानिया ने कांपते हाथों से निकाहनामे पर दस्तखत किए। आंसू आंख से जारी थे। हमदान शाह ने उसे गले लगा लिया और उनकी भी आंखें नम थीं। चुप कर मेरी गुड़िया, तुम्हारा निकाह हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा प्यार कम हो जाएगा। तुम्हारा ये भाई हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। राहील हानी को चुप कराते हुए बोला। चलें बाहर, ये ना हो हमारा बेसब्रा दूल्हा खुद ही उठकर यहाँ आ जाए कि कहीं उसकी दुल्हन ने ना तो नहीं कर दी। जवार हंसते हुए बोला, क्योंकि हैदर कब से उसे मैसेज पे मैसेज किए जा रहा था। सभी लोग हंस दिए। फिर सब मर्द बाहर चले गए। हैदर परेशान सा स्टेज पर बैठा हुआ था। मौलवी साहब ने निकाह शुरू किया। हाँ करते वक्त हैदर की आवाज़ लड़खड़ाई। चाहे वो कितना ही मजाक करता हो, पर उस वक्त वो सच में घबरा रहा था। अपने आप को संभालते हुए उसने निकाहनामे पर दस्तखत किए। निकाह पूरा होते ही सबने मुबारकबादें देना शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद मनाल और अनाया हानी को लिए स्टेज की तरफ बढ़ी। हानी को बिठाकर अनाया नीचे की तरफ आई तो उसकी नज़र सामने जवार पर पड़ी, जो कि जुनिया से मुस्कुरा कर बात कर रहा था। अनाया को यह सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तो वो सलमा बेगम के पास आकर खड़ी हो गई। जवार की नज़र अनाया की तरफ उठी। जवार की तरफ उसकी बैक साइड थी। जवार की नज़र सामने खड़े 2 लड़कों पर पड़ी जो कि अनाया को देखकर कुछ बोल रहे थे। जब जवार की समझ में बात आई तो उसका दिमाग भग से उड़ गया। वो जूनिया से एक्सक्यूज़ करता अनाया की तरफ बढ़ा। अनाया बेटा जाओ किचन में से मिठाई ले आओ, मैं सबका मुंह मीठा करा दूं। सलमा बेगम ने अनाया से कहा तो वो जी कहती हुई अंदर चल दी। जवार भी उसके पीछे चल दिया। जैसे ही अनाया मिठाई लेकर जाने लगी जवार वहाँ पहुँच गया। जवार आगे बढ़ा और अनाया के जूड़े की पिन को खोल दिया, जिससे उसके सारे बाल कमर पर बिखर गए। अब जूड़ा मत बांधना, जवार इतना कहकर बाहर निकल गया। अब अनाया को जवार की इस हरकत की समझ नहीं आई थी। अनाया मिठाई लेकर बाहर आई तब उसे जवार गुस्से में 2 लड़कों से बात करता दिखाई दिया। वो मिठाई लिए सलमा बेगम के पास स्टेज पर आ गई। लो बेटा मुंह मीठा करो। उन्होंने एक टुकड़ा पकड़कर हानिया को खिलाया। फोटोग्राफर सबकी तस्वीरें बना रहा था। सभी कपल्स दुल्हा दुल्हन के साथ बैठकर तस्वीर बनवा रहे थे। बहुत प्यारी लग रही हो, मैं तो कहता हूँ अभी रुखसती ही कर लेते हैं, हैदर ने हानिया के कान के करीब होकर कहा। हानी ने गर्दन झुका ली।
क्या बात है भाई, सब्र नहीं हो रहा? अली ने आकर हैदर को छेड़ा। नहीं हो रहा, हैदर ने ढिठाई से जवाब दिया। इससे पहले कि अली कुछ और बोलता, जावेद सर अपनी बीवी को लिए स्टेज के पास आए। लो सर आ गए, मैं आता हूँ, अली कहता हुआ नीचे उतर गया। जावेद साहब दादाजी के पास खड़े बातें कर रहे थे। बहुत बहुत मुबारक हो, हैदर बहुत ही काबिल बच्चा है। जावेद सर ने खुलकर तारीफ की। बहुत शुक्रिया, आपने आकर महफिल में 4 चांद लगा दिए हैं, फारूक साहब बोले। चलिए मैं अब हैदर को मिल लूँ। फिर जावेद साहब दादाजी के साथ स्टेज पर आ गए। अस्सलामुअलैकुम सर। हैदर एहतरामन खड़ा हो गया। बहुत मुबारक हो हैदर, जावेद सर ने उसे गले लगाया। बहुत शुक्रिया सर। फिर वो कुछ देर स्टेज पर बैठे रहे। अनाया मिसिस जावेद के साथ बैठी बातें कर रही थी। अनाया बेटे तुम जाओ जवार के साथ थोड़ी सी तस्वीर बनवा लो, तब तक मैं इनके पास बैठती हूँ, राबिया बेगम ने कहा। अनाया चुपचाप उठी और स्टेज की तरफ बढ़ी। उसकी नज़र जवार पर पड़ी जो जुनिया के साथ खड़ा तस्वीर बनवा रहा था। अनाया मुड़ने लगी कि शाजिया बेगम ने आवाज़ लगाई, अनाया ऊपर आओ। अनाया ऊपर चली गई। जवार इधर आओ, उन्होंने जवार को पुकारा। जी ताई जी। जवार भी उनके पास आ गया। तुम दोनों कोई 10 साल पुराने कपल नहीं हो जो एक तस्वीर भी नहीं बनवा सकते। चलो अनाया के साथ तस्वीरें बनवाओ, उन्होंने दोनों को डांटा। जवार बिना बात को बढ़ाए अनाया के साथ खड़ा होकर तस्वीर बनवाने लगा। सर इनके कंधे पर हाथ रखें, फोटोग्राफर ने कहा। जवार को गुस्सा आया, वो बिना तस्वीर बनाए स्टेज से उतर गया। अनाया ने चुपके से अपनी आंख से आंसू साफ किया और हानिया के पास आकर बैठ गई। अच्छी लग रही हो, राहील ने पीछे से आमना के कान में कहा। आमना ने घबरा कर उसे देखा तो उसे राहील की आंखों में कुछ अजीब सा नजर आया। उसने निगाहें झुका लीं। क्या हुआ राहील? कुछ नहीं, वो मामा बुला रही हैं। आमना बहाना बनाकर वहां से चली गई। जवार जावेद सर के पास खड़ा बातें कर रहा था और अनाया उसे बेध्यानी में देखे जा रही थी। जब वो ज़बरदस्ती बात करता था तो उसे अच्छा लगता था, पर आज जब वो उसे इग्नोर कर रहा था तो अनाया को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो एक टेबल के पास खड़ी थी, तभी उसे जवार के ब्लैक कोट पर एक रेड लाइट नज़र आई। पहले उसे कुछ समझ ना आया, मगर जब उसके दिमाग में क्लिक हुआ तो वो जवार की ओर भागी। जवार। अनाया ज़ोर से चिल्लाई। सबने हैरानगी से अनाया को उसकी तरफ भागते हुए देखा।